हेलो गाइज, आज करेंगे चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि चैप्टर 4 को समझने से पहले हमें चैप्टर नंबर 5 करना जरूरी है। यानी कि चैप्टर 4 तभी समझ में आएगा जब आप पहले चैप्टर नंबर 5 समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में संसद को द्विसदनीय क्यों कहा गया है? ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ये तीनों क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो एक ही है और इसका आंसर भी आपको एक ही मिलेगा, मगर देखो किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में संसद को द्विसदनीय क्यों कहा गया है, या करके संसद में दोनों सदनों की आवश्यकता क्यों है, कारण बताइए। दो सदन की बात यहां पे कह रहा है, संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्यों है, कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन, द्विसदनीय प्रणाली के गुण तथा दूसरा सदन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसकी जानकारी हमें बतानी है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पूछा गया है कि दो सदन, यानी कि संसद में जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आइए अब आंसर करते हैं। आंसर के पॉइंट्स पर आप बिल्कुल ध्यान देना अच्छे तरीके से। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग आंसर के पॉइंट्स पर अच्छे से ध्यान दें। हर वर्ड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ूँगा। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर हर वर्ड को मैं समझाता हुआ चलूँगा मैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो। पॉइंट नंबर 1, समाज में सभी वर्गों और देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये आवश्यक है। यानी कि समाज के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का होना आवश्यक है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। ध्यान से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। जब दो सदन होते हैं तो हर विधेयक पर फिर से विचार करने तथा उसकी कमियों को दूर करने का अवसर रहता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लोकसभा है और राज्यसभा, दो सदन हो गए। दूसरे पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दो सदन होते हैं, यानी कि जब दो सदन होते हैं तो हर विधेयक पर फिर से विचार करने तथा उनकी कमियों को दूर करने का अवसर रहता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, कोई विधेयक है जो लोकसभा में गया पहले, उसके बाद वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। तो उस विधेयक के ऊपर लोकसभा भी अपने विचार, अपनी एडवाइस देता है, और फिर वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा भी उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो इससे उस विधेयक को अच्छे तरीके से छान के उसकी कमियों को दूर किया जाता है। तो वही पॉइंट कह रहा है कि हम कमियों को दूर कर सकते हैं। हमें एक अवसर मिलता है, एक लंबा समय पीरियड होता है कि हम उस विधेयक की कमियों को दूर कर सके। सेकंड पॉइंट ये बात बता रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो सदन का होना बहुत जरूरी है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर। थोड़े से कट करने दीजिए, मैं चाहता हूं कि यहीं पर आप लोगों को हर चीज समझा दूं। पॉइंट नंबर 3, कार्य का बंटवारा होने के कारण दोनों सदनों का कार्यभार हल्का हो जाता है। कार्य का बंटवारा, भाई लोकसभा, राज्यसभा, एक विधेयक है, कुछ विधेयक लोकसभा में जाते हैं, ठीक है, कुछ विधेयक राज्यसभा में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कार्य बंट जाता है, किसी एक सदन के ऊपर कार्यभार नहीं आता, क्योंकि विधेयक क्या होते हैं, बंट जाते हैं, विधेयक बढ़ जाते हैं। तो दोनों के पास सामान्य कार्य होते हैं, जिससे कि दोनों के दोनों अच्छे तरीके से विधेयक के ऊपर कार्य कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये बात बता रहा है आप लोगों को। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। कटिंग पहले कट कर दो इसको। पॉइंट नंबर 4, जो विद्वान व्यक्ति चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद नहीं करते, उनको दूसरे सदन में, देख लो,
दूसरे सदन में अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा। दूसरे सदन को हम राज्यसभा भी कहते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं और स्थायी सदन भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो लोग बैठे रहते हैं, जो प्रतिनिधि इसके अंदर आते हैं, वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। जनता उनको चुनती है और उनको लोकसभा में भेजती है। मगर वही बात आप आ जाइए राज्यसभा में। राज्यसभा में जो व्यक्ति होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते, वह अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के अंदर चुने जाते हैं, क्योंकि वो विद्वान होते हैं, अपने फील्ड में माहिर होते हैं। तो वो राज्यसभा में बैठकर अपनी योग्यता का जो ज्ञान है, अपने ज्ञान का अनुभव वो राज्यसभा के अंदर देते हैं। तो वही 4th पॉइंट यही बात आप लोगों को बता रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के अंदर बैठते हैं, और लोकसभा में जो लोग होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मैं फिर भी एक बार पॉइंट नंबर 4 को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो विद्वान व्यक्ति चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद नहीं करते, उनको दूसरे सदन में अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में चुने जाते हैं। यहाँ से 1-1 मार्क्स के भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो किस तरीके से चुने जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार में एक सदन लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भाई क्यों करता है? क्योंकि जनता ने ही उनको चुनकर भेजा होता है, इसलिए लोकसभा में जो बैठे हुए प्रत्याशी है वो जनता का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सदन राज्यसभा संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जो राज्यसभा में बैठे हुए प्रत्याशी हैं वो राज्य यानी कि संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पर, ध्यान से सुनना बात को। एक प्रस्ताव को एक सदन से दूसरे सदन तक जाने में जितना समय लगता है, उस बीच जनमत जानने में सहायता मिलती है, ताकि उस प्रस्ताव में जनहित में परिवर्तन किए जा सके। पॉइंट शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं और सबको कट करके ऊपर समझाता हूं, ठीक है? ध्यान से। पॉइंट नंबर 6 मैंने बोला कि एक प्रस्ताव को एक सदन से दूसरे सदन तक जाने में जितना समय लगता है, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा, कोई विधेयक है वो पहले लोकसभा में गया, ठीक है? अब लोकसभा में जो प्रत्याशी हैं उस विधेयक के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, तो समय लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ से जब लोकसभा के प्रत्याशी उस विधेयक को डन करेंगे, तो आगे की प्रक्रिया होगी कि ये विधेयक राज्यसभा की तरफ जाएगा। तो एक लंबा समय पीरियड टाइम है हमारे पास। तो ये पॉइंट वही बात कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक प्रस्ताव को एक सदन से दूसरे सदन तक जाने में जितना समय लगता है, उस बीच जनमत जानने में सहायता मिलती है। यानी कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक गया
लोकसभा में फिर राज्यसभा में जाएगा तो एक जनमत जानने में सहायता मिलती है कि ये विधेयक सही है या नहीं है, यानी कि सरकार जिसके ऊपर कार्य कर रही है वो सही है या गलत है। आगे बढ़ते ताकि उस प्रस्ताव में जनहित में परिवर्तन किया जा सके, यानी कि मालूम चल रहा है कि भैया ये विधेयक लोकसभा में गया, फिर उसके बाद राज्यसभा में जा रहा है और विद्रोह यानी कि आंदोलन होने स्टार्ट हो गए उस विधेयक के ऊपर, तो सरकार क्या करती है, उस विधेयक के अंदर कुछ परिवर्तन करती है कि समाज में अशांति ना फैले। तो कह रहा है कि हमारे पास समय रहता है कि हम उस विधेयक के ऊपर सोच विचार कर सके और जनहित में कार्य कर सके। पॉइंट नंबर 5 आप लोगों को ये बात बता रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया होगा। वर्ड टू वर्ड मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।